वक्त आने पे ही बड़े नेताओं को निकलना चाहिए, क्योंकि वो जब निकलेंगे तो उनकी आवाज़ में, उनकी वाणी में बड़ी वजनता होती है, लोगों की निगाहें उनके ऊपर निर्भर होती है। सब कुछ ठीक है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद आखिर कहाँ से याद आ गया बहन जी को? देखिए 2007 से 12 के बीच में ब्राह्मण हमारे साथ 100% था और आज भी ब्राह्मण हमारे साथ 100% है। तो मुद्दा क्या होगा आपके रामनगर में? रामनगर में, पूरे उत्तर प्रदेश का छोड़िए, सिर्फ रामनगर तो विकास चाहता है, रामनगर में विकास का मुद्दा होगा। आज का जो हमारा विधायक है उसने कितना विकास किया है ये जनता खड़ी है, जनता बताएगी, और हम क्या करेंगे ये भी जनता ही बताएगी। यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक हो रहा है। सभी नेता जो हैं अपने घर को छोड़ चुके हैं और जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं। इस वक्त हम बाराबंकी के रामनगर में हैं। रामनगर में हमारी जो खास मुलाकात हुई है वो रामकिशोर शुक्ला जी से हुई है। बीएसपी से जो है तैयारी कर रहे हैं रामनगर में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। रामकिशोर जी, इस वक्त चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है। पार्टी जो है, अगर पार्टी के राष्ट्रीय लेवल की बात किया जाए, सभी नेता जो है सड़कों पर हैं। तो क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि विधानसभा जो जीत कर जाएगा वही नेता के करीब बैठेगा। देखिए, नेता के करीब वही होता है जो चुनाव जीतता है, ये तो सच है। और हमें मान के चलते हैं कि हमारा चुनाव रामनगर का बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय, क्योंकि हम प्रत्येक गांव का भ्रमण कर रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि हमारे वोटर आज चाहते क्या हैं और उनको सुविधाएं की कौन सी ज़रूरत है। तो मैं प्रयास करता हूं कि कोई ऐसी दिक्कत ना हो। हम लोग दौड़ दौड़ करके सारा उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, रामनगर की बात किया जाए तो यहाँ पर बांध के उस पार जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि विधायक जी आते नहीं और जो विपक्ष में लोग हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका आखिर बसपा क्यों नहीं निभा रही है, समाजवादी क्यों नहीं निभा रही है? देखिए, रामनगर में जो बंधा है और रामनगर को विपक्ष का जो सिस्टम है, हम बखूबी निभा रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि बंधा के उस पार भी मैं कई बार गया हूँ और आप हमें पहले भी मिल चुके हैं कि बंधा में जब बाढ़ आती है तो बंधा की केवल सेवा अगर कोई करता है निस्वार्थ, तो रामकिशोर शुक्ला है। तो मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि जो मेरे पास अभी क्षमता है और जितना विवेक है, मैं अपने विवेक का भरपूर पूरा जो है सहयोग अपनी जनता के लिए करने के लिए तैयार हूँ, चाहे बंधा के भीतर के हों या बंधा के बाहर के हों। रामनगर की जनता के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, रामनगर की जनता, ये मान के चलता हूँ जिस समय हमें चुन करके सदन में भेजेगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रामनगर का विकास चौमुखी हो, क्योंकि जिस तरह से मैंने शिक्षा को अग्रणी बनाया है पूरे जनपद को, ठीक उसी प्रकार से रामनगर विधानसभा को अग्रणी बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। जैसे क्या क्या, मतलब क्या जनता को सुविधा मिलेगी? आप जैसे आपने पूछा, बंधा के क्षेत्र में, बंधा के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो बहुत दिक्कत में हैं। मैंने वहाँ भी आपसे बताया था और आज भी बताता हूँ कि बंधा के बाहर उनको कोई उचित स्थान, ऊंचा स्थान दे करके उन्हें सरकारी आवास दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। जैसे वहाँ के लोगों का कहना है कि ना तो आवास मिल रहा है, ना शौचालय मिल रहा है, और बात किया जाए सड़कों का, जो सरकार ने कहा गड्ढा मुक्त, वो भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है त्रस्त है। देखिए, मैं खुद देखता हूँ और जब बाढ़ आती है तो एक महीने लोग बंधा पे पड़े रहते हैं। लोगों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बिल्कुल खुली हवा में रह करके अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं। मैंने जब देखा अपनी आंख से कि ये दिक्कत इनके सामने आ रही है, तो मैंने सोच लिया है कि अगर मुझे यहाँ से विधायक चुना जाता है तो जितना भी हमसे हो सकेगा मैं भरसक प्रयास करूँगा और तराई बेल्ट में बंधा के उस पार जो लोग हैं सबको ऊंचे बसाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी का जो योजना थी और उनके तहत जो आवास बनाए जा रहे थे, मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र में ऐसे आवास बना करके प्रत्येक व्यक्ति को एक आवास दिया जाए। अच्छा, आप तो रामनगर बंधे से निकल के हम आपको शहर में ले आते हैं, क्योंकि कस्बे में लेके आ जाते हैं। कस्बे की भी जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या है, जैसे कि पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। तो इसके ऊपर कैसा लगाम होगा? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि माननीय बहन जी जिस समय मुख्यमंत्री बनती हैं, पुलिस स्वतः अपने आप को सरेंडर कर लेती है। और मैं आज बताऊं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, जो भी जिला प्रशासन और प्रशासन हमारा है,
वो बिल्कुल 100% काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो एक विधायक पर निर्भर होता है कि वो काम कैसे ले अपने लोगों के, अपने सहयोगियों को, अधिकारियों से। अच्छा, अगर बात किया जाए 2017 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी तो बहुत सारे वादे लिए गए थे, आपको कुछ वादा उनका पूरा होता हुआ दिखाई दिया रामनगर में? हमें तो नहीं लगता है कोई वादा पूरा हुआ है। रामनगर का बीजेपी ने जितने वादे किए थे, जैसे शुगर मिल को बनाने का वादा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने का वादा, हमें तो नहीं लगता कोई वादा पूरा किया गया है। मिल जैसे थी वैसे ही पड़ी है। शेष लोग परेशान जरूर हुए हैं, मैं उन परेशानियों से उनको निकालने का भरसक प्रयास करूंगा। अच्छा, ये पशु आवारा पशुओं की बात किया जाए तो वो इस वक्त जो है वो सड़कों पर टहल रही हैं, खेतों में चर रही हैं, तो इसके लिए भी क्यों नहीं आप लोग डीएम और एसडीएम से मिलकर किसानों को राहत दिला रहे हैं? विपक्ष की भूमिका तो निभाना चाहिए। देखिए, ये चीज़ अभी हम जब आ रहे थे रोड पर, कम से कम 50 जानवर ऐसा था जो कटा हुआ था। किसी का गला कटा है, किसी का पेट कटा है, किसी का पैर कटा है, और बड़े बड़े कीड़े पड़ रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं। डीएम से कहा जाता है, एसडीएम से कहा जाता है, तो उसने कहा मैंने गौशाला तो बनवाया है। गौशाला किस स्थिति में, भैया आप लोग स्वयं जा करके उसका निरीक्षण करो और देखो कि गौशाला है या बिल्कुल वो प्रयोगशाला है। अब हम उसमें कुछ अभी नहीं कह सकते हैं ना। हत्या कौन कर रहा है, गौ हत्या कौन कर रहा है? सीधे सीधे अब आपने अगर आरोप लगा दिया तो गौ हत्या कौन कर रहा है? गौ हत्या के विषय में तो नहीं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि सरकार अगर चाहे तो कौन सा काम नहीं कर सकती है। अगर यही गौशाला में एक बढ़िया छोटा सा गड्ढा खोद के पानी भरवा दिया जाए और जिस तरह से उनको भूसा चारा पैरा दिया जाता है, उनको पानी पीने की व्यवस्था दे दी जाए, थोड़ा सा टीन सेट रखवा दिया जाए, तो भयंकर गर्मी में जो जानवर तड़पते हैं वो जानवर तड़प के नहीं मरेंगे। इसलिए मैं सरकार से भी इस समय जो सरकार में अनुरोध करता हूं, अगर वो जानवरों के प्रति सचेत है, गौ माता को मानती है, तो प्रत्येक क्षेत्र में जितने गौशाला बने हैं प्रत्येक गौशाला को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वहाँ के लोगों को अधिकृत कर दे। गड्ढा मुक्त भी हो गया होगा आपके रामनगर में? गड्ढा मुक्त तो इतना हुआ है कि आप केवल बुढ़वाल मिल से चलिए और सिहामो तक चले जाइए, स्वयं देख लेंगे गड्ढा मुक्त कितना हुआ है। स्वयं चले जाइए, देख लीजिए। सरकार तो कह रही है कि पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। नंबर 1 सुनिए, नंबर 1 उत्तर प्रदेश विकास के पायदान पे, यानी विकास की ओर नंबर 1 उत्तर प्रदेश। जी जी, देखिए कथनी करनी में बड़ा अंतर होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमने प्रूफ के तौर पे जाइए, शुगर मिल से निकलिए वही सियामो रोड पे और सियामो तक चले जाइए, 4 किलोमीटर की रोड है, आप कम से कम 1 घंटे में तय करेंगे उस रोड को। अच्छा, शिक्षा की बात किया जाए तो आपके इस रामनगर में शिक्षा में कितना सुधार आया है विधायक द्वारा? देखिए, विधायक द्वारा तो हमको लगता है 1% भी सुधार नहीं है। विधायक द्वारा कौन सुधार होगा? विधायक अगर अनुशासित हो जाए और विधायक ये चाह ले कि मुझे शिक्षा के प्रति अपने मास्टरों को, अपने विद्यालयों को, जो भी हैं, केवल इतना कहना है कि आप समय से पहुंचिए और समय से रह करके बच्चों को पढ़ाइए, तो नो डाउट 100% शिक्षा में सुधार होगा। लेकिन विधायक जी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। तो शिक्षा को लेकर आप क्या मतलब कदम बढ़ाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र का मैं हूँ, शिक्षा के क्षेत्र का अग्रणी हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने पूरे जनपद को अग्रणी किया है, मैं इस बार ही नहीं, मैं क्योंकि स्वयं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं सुविधा मुहैया कराऊंगा और जो भी चीज़ें यहाँ दबी पड़ी हैं उसको पूरा करूँगा। अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में किया जाए तो कितना रामनगर में अभी तक अस्पताल बने हैं सरकार के द्वारा, और या कितना व्यवस्था है स्वास्थ्य में? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो हमको लगता है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में बना है, जहां डॉक्टर बैठते हैं, तो जब इच्छा होती आते हैं, नहीं इच्छा होती नहीं आते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है या बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो रामनगर में कोई ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां प्रथम उपचार उसका सही हो सके। इसके लिए सीधे बाराबंकी उनको 30 किलोमीटर जाना है। अच्छा, अब आप सियासत में उतरे हैं तो सियासत का भी सवाल हम आपके ही पार्टी से रिलेटिव ले लेते हैं अब, क्योंकि देखिए इस वक्त अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं जन सैलाब दिख रहा है, मायावती कब निकलेंगी इस तरीके से? देखिए, वक्त आने पे ही बड़े नेताओं को निकलना चाहिए, क्योंकि वो जब निकलेंगे तो उनकी आवाज़ में, उनकी वाणी में बड़ी वजनता होती है, लोगों की निगाहें उनके ऊपर निर्भर होती हैं, और जितना समय पर रह करके वो सही बोल करके जाएंगी तो उनके वादे पूरे करने का उनका प्रयास होता है। अखिलेश यादव जो निकल रहे हैं तो क्या ये बेकार जा रहा है, उनका यात्रा जो है बेकार जा रहा है? देखो भैया, मुझे तो लगता है कि जब ज़्यादा हम बोलेंगे
तो कुछ ना कुछ सही और कुछ झूठ जरूर होगा। तो अखिलेश भैया क्या बोलते हैं तो भगवान वक्त बताएगा। अभी बीएसपी कितनी मजबूत है? बीएसपी देखिए बीएसपी कितनी मजबूत है, लगातार जो है अखिलेश यादव में शामिल हो रहे हैं, 6 विधायक शामिल हो रहे हैं। जी जी, ये तो चुनाव जब होगा तब पता चलेगा बीएसपी कितना मजबूत है, अभी हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि शामिल होना अलग की चीज़ है। जैसे आपने कोई भ्रष्टाचार किया और आपके लोगों ने आपको वहाँ से हटाया, तो आपको अपना स्वाभिमान बचाने के लिए किसी न किसी की शरण में तो जाना ही जाना है। इसलिए अगर हमारी पार्टी में माननीय बहन जी ने किसी को उसके अनुरूप काम नहीं करने दिया या वो जो चाहता वही होना चाहिए, तो मनमानी तो नहीं चलती। अनुशासित पार्टी है हमारी, तो अनुशासित पार्टी में जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की उनको हटाया गया और वो स्वाभिमान बचाने के लिए दूसरी की शरण में जा रहे हैं। तो ये उनकी सोच है, क्योंकि ऐसे भी नेता हैं बड़े बड़े जो देखते हैं कि वो जब से पार्टी बनी तब से लगे थे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बहन जी कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती हैं और बहुजन समाज पार्टी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है। तो इन लोगों को चाहिए कि अनुशासित ढंग से रह करके काम करें और पार्टी को मजबूत करें। सब कुछ ठीक है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद आखिर कहाँ से याद आ गया बहन जी को? देखिए 2007 से 12 के बीच में ब्राह्मण हमारे साथ 100% था और आज भी ब्राह्मण हमारे साथ 100% है। क्योंकि अब सारी चीज़ें हम से पूछ रहे हो, सारी चीज़ पूछते पूछते ये भी तो पूछ लो कि ब्राह्मण बीजेपी की पार्टी में, ब्राह्मण तो जानता था कि हमारी पार्टी कौन सी है, बीजेपी थी। और बीजेपी में ब्राह्मणों का कितना सम्मान मिला, ये जितने सब खड़े सब सवाल तो हम पूछने वाले थे, लेकिन पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, कौन सा पूछ रहे हैं भैया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सब अगर ठीक था तो अचानक कैसे याद आ गया कि ब्राह्मण समाज का पैर छूना चाहिए मायावती जी को? नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि मायावती जी ही नहीं, मान्यवर साहब भी ब्राह्मणों का सम्मान जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से लेके आज तक वो करते चले आए और वो कर रही हैं, करती रहेंगी। और दूसरा, ब्राह्मणों की कितनी हत्या हुई है इस सरकार में? अब सीधे सीधे सवालों का जवाब। देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमको लगता है 500-600 तो हत्या जरूर हो चुकी होंगी, हाँ, इससे कम नहीं है। तो मुद्दा क्या होगा आपके रामनगर में? रामनगर में, पूरे उत्तर प्रदेश का छोड़िए, सिर्फ रामनगर तो विकास चाहता है, रामनगर में विकास का मुद्दा होगा। आज का जो हमारा विधायक है उसने कितना विकास किया है ये जनता खड़ी है, जनता बताएगी, और हम क्या करेंगे ये भी जनता ही बताएगी। जनता की निगाहें बहुत तेज हैं और जनता सबको समझती है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वो जनता जवाब देगी वक्त आने पे। तो कमर कस लिए हैं आप चुनाव के लिए? पक्का पक्का पक्का। टिकट का जो रेस है उसमें कितना आगे हैं? कौन? हम जी। हमें तो लगता है कि हम तो 100% सक्सेस हो गए हैं। टिकट तो बहन जी ने हमको आशीर्वाद दे ही दिया है। बहन जी का आशीर्वाद मिल गया? पक्का मिल गया। पार्टी के लोगों से लड़ने की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं, पार्टी के लोगों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, बहन जी का आशीर्वाद है। एक ही सादे सब सदस्य, सब सादे सब जाएं। बहुजन समाज पार्टी में केवल बहन जी अकेले हैं जो अपने हिसाब से व्यक्ति को देख करके, उसके व्यक्तित्व को देख के टिकट देती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो रामनगर की जनता जो देख रही हैं, रामनगर की जनता जो मुझे देख रहे हैं, हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2022 विधानसभा चुनाव जो है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बात किया जाए सभी पार्टियों के, तो कोई गठबंधन कर रहा है, कोई ब्राह्मण को मना रहा है, कोई मुसलमानों को समझा रहा है, तो कोई सबका साथ सबका विकास जो ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। हर तरीके से ताकत जो है उत्तर प्रदेश में झोंकी जा रही है। लेकिन अब किसका होगा उत्तर प्रदेश? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? क्या सीएम रिपीट होंगे योगी आदित्यनाथ, या अगले होंगे अखिलेश यादव, या बहन जी फिर से वापस होंगी? और अगर कानून व्यवस्था की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन मेंटेन कर सकता है? इन सभी सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, बीच में कोई एक नेता से भी बात करेंगे। इसी तरीके से लगातार रेगुलर हमारा सिस्टम चलता रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।